नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने जो इकोनॉमिक्स है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं। और जैसे कि अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसका बहुत ज़्यादा आपको प्यार और स्नेह मुझे मिला है, ठीक है? और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम पर्पस में एक शॉर्ट कैप रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ जो कि पेपर के हिसाब से आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बिना किसी देर के हम लोग यहाँ पे समझेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स जो 1950 से 1990 का दौर था, वो क्या था? देखिए, मैंने आपको बेसिकली इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको ये समझाया था कि जो इकोनॉमी है आपकी, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम एक्टिविटी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हमेशा की तरीके मैंने बताया था, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। लेकिन जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के गए, ठीक? अंग्रेज लोग जब भारत छोड़ के गए, तो भारत की जो इकोनॉमी थी, वो बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड हो गई। तो आपको ये याद होगा कि हमारा जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 1947 को, उसके बाद देश में सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने ये था कि भारत की इकोनॉमी को हम कैसे अच्छा बनाएं। तो इस समय क्या हुआ, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे देश में इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला था, यानी भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर उस समय नहीं था। तो लेकिन रिसेंट में इलेक्शन हुए और फाइनली 1950 में हमारे यहाँ देश में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर आपको पता होगा मिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। और उनके सामने जो ये चैलेंज था कि भारत की इकोनॉमी को कैसा अच्छा बनाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक यूएसएसआर उस समय क्या होता था, कंट्री होता था जो कि करीब 15 देशों का एक ग्रुप होता था। वहां पे जो इकोनॉमी का मॉडल था, वो इकोनॉमी का मॉडल था सोशलिस्ट, यानी कि समाज को बेस बना के यहाँ पे किया जा रहा था। लेकिन भारत में अमीर लोग भी थे और गरीब लोग भी थे। और इसी के दूसरी तरफ जो एक इम्पोर्टेंट मॉडल था जो कि था यूएसए का, यहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट थी, यानी यहाँ पे ज्यादातर पैसे वाले लोगों को फोकस किया जाता था। लेकिन जो 1950 का जब दौर था, उस समय भारत की इकोनॉमी, अगर जो मिस्टर हमारे देश में अभी नहीं रहे, स्वर्गीय श्री एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जवाहरलाल नेहरू जी, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भारत की इकोनॉमी को किस तरीके से अच्छा किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, 1950 में यूएसएसआर का एक मॉडल था जिसे बोला गया 5 ईयर प्लान, इसको ये भारत में लेके आते हैं, जिसमें इन्होंने बताया भारत में जो 5 ईयर प्लान है वो काम करेगा कैसे। इसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बनाया। क्या बनाया? प्लानिंग कमीशन बनाया। और ये जो प्लानिंग कमीशन था, इसका बेसिकली काम जो होता था, 5 ईयर प्लान तैयार करना होता था कि आने वाले 5 साल में हम देश की इकोनॉमी को किस तरीके से अच्छा बनाएं। और 1950 से लेके 1990 के बीच की जो घटना है, उसको हम यहाँ थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको एक शॉर्ट रिकैप मैंने दिया कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो 1950 से 1990 के बीच में जो दौर था 5 ईयर प्लान, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आप साफ साफ मेंशन है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हमारे देश को आजादी मिली, द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू चूज एन इकोनॉमिक सिस्टम। इन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द नेशन and would promote the welfare of all rather than few. They had the choice of the following 3 form of economic system. जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, 3 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम थे हमारे देश में। बहुत ही बड़ा चैलेंज था इनके सामने, प्राइम मिनिस्टर जी के सामने। तो एक तो था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे जो मेन फोकस किया जाता था वो कैपिटल पे फोकस किया जाता था। कैपिटल इन द सेंस प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि एक तरीके से उनका मेन मोटिव होता था समाज में प्रॉफिट को बनाना। उसके बाद दूसरा जो सिस्टम था जिसे सोशलिस्ट सिस्टम कहा गया, वो था जहां पे वेलफेयर करना, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत के बारे में, और ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यूएसए का था और ये कॉन्सेप्ट यूएसएसआर का था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और ये भारत में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो इन दोनों को बेस बनाया कि हम इसको और इसको दोनों को बेस बना के एक नया मॉडल तैयार करेंगे जिसका नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद जब मिक्स्ड इकोनॉमी का दौर भारत में बन गया था, उसके बाद शुरुआत कैसे होती है, तो देखिएगा, तो कह रहे हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, यानी कि जो प्रोडक्शन है आप खुद कर रहे हो और कंट्रोल हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे आज दुनिया के सबसे जो पावरफुल लोग हैं, यानी जो पैसे वाले लोग हैं, वो सब कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यूएसए में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इसी से एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वहीं जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा फेज आता है जहां पे जो प्रोडक्शन होता है और कंट्रोल होता है सीधे गवर्नमेंट के आता है। और आप भी जानते हो जब गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कोई काम करती है तो उसी का बेसिकली जो मोटिव होता है वेलफेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? वेलफेयर होता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए, क्योंकि भारत उस समय अगर 1950s के दौर के बारे में बात करें तो भारत में 60 से 70% लोग ऐसे थे जो अपनी बेसिक नीड्स को ही नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। तो सरकार नया नया आजादी का मजा चखा हुआ था और सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम भारत की इकोनॉमी को किस तरीके से बेस बनाए। तो इन्होंने दोनों, यानी अमीरों को भी कोई दिक्कत ना हो और गरीबों को भी कोई दिक्कत ना हो, इसको बेस बना के इन्होंने काम किया। वहीं से एक शब्द निकल के आया मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पे सरकार भी काम कर रही है, यानी पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा। जहां पे दोनों सेक्टर काम करते हैं, ठीक है, उस सेक्टर को ही कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और ये जो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, ये आपको ध्यान रखना है, उस समय सेकेंड 5 ईयर प्लान था। और आपको ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि भारत के सामने पिछले 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, जो कि मैं इससे पहले के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया हूं। और 200 साल का जो एक दौर था, सरकार उससे काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए ज्यादातर जो अथॉरिटी थी सरकार ने अपने सामने रखा था, इसलिए स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर कहा गया। यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई। और प्राइवेट सेक्टर जो था, जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में प्रॉपर्टी वगैरह थी, वो लिमिटेड दी गई थी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ऐसा क्यों किया गया था? अब जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, सरकार को अच्छा काम करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग इन्होंने की। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ही होता है कि आने वाले 5 साल में सरकार क्या क्या ऐसे कदम उठाएगी जिससे देश की स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी। आपको पता है जैसे लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है 5 साल के लिए होता है। जितनी भी सरकार आती है आने वाले 5 साल के लिए एक बेहतर स्कोप देखने की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेना, क्योंकि भारत की इकोनॉमी मैंने आपको शुरू में ही बताया बहुत पिछड़ी हुई थी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था थी, ऐसी इकोनॉमी थी जहां पे लोगों को खाने की दिक्कत फंस रही थी। तो सरकार के सामने चैलेंज था कि व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, किसके लिए हम प्रोडक्शन करें। इसको बेस बना के इन्होंने काम करना शुरू किया और एक बड़े लेवल पे सर्वे करते हैं। हमारे देश के ऑनरेबल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो हैं थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने क्या किया, प्लान तैयार किया और जो प्लान था 5 ईयर का उसको बेस बनाया। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था, ये मेन 4 पिलर पे काम करेगा जो भारत का 5 ईयर प्लान तैयार किया गया था। तो इसके लिए जो उन्होंने प्रोग्राम, जो स्ट्रेटजी बनाई थी, उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेट किया कि एक्चुअल में हम लोग प्लान करेंगे कैसे। तो उन्होंने बेसिकली 4 चीजों पे फोकस किया, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये 4 चीजों को बेस बनाया कि जो 5 ईयर प्लान है ये काम कैसे करेंगे। देखिए जब भी हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं तो ये चीज हम नोटिस करते हैं कि आने वाले 5 साल में हमारी देश की जो जनसंख्या है वो कैसे ग्रो करेगी। साथ ही साथ जब ग्रो तो कर रही है, क्या वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होगी, यानी क्या मॉडर्नाइजेशन होगा, क्या समाज में सभी लोगों को बराबर स्थान मिल पाएगा, यानी कि उसे इक्विटी कहते हैं, क्या लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे जिसे हम सेल्फ रिलायंस कहते हैं। इक्विटी का शब्द बड़ा ध्यान से रखिएगा मेरे भाई, एक रिच है और एक पुअर है, तो हम रिच को लिमिटेड रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे और पुअर को ज्यादा रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम इनके बीच में क्या मेंटेन कर सके, इक्विटी मैनेज कर सके, ठीक है। और सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है हम इनको, ये तो पहले से आत्मनिर्भर है तो हम इनको भी आत्मनिर्भर बना सके, साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इनको हम अपडेट करें। तो जब अपडेट हो जाएंगे तो इनको क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो आप पहले से ही जानते हो भारत की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस थी। तो जो इन्होंने पहला 5 ईयर प्लान तैयार किया उसको बेस बनाया किस चीज का, एग्रीकल्चर का। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने सेल्फ रिलायंस, यानी भारत में ज्यादातर जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो मेक इन इंडिया, जैसे अभी रिसेंट में अगर आप देखा होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है 2015 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू भारत में ज्यादातर चीजें जो हैं सेल्फ मेड बनाने की बात करते हैं, यानी कि कहा गया स्वदेशी अपनाएं। जैसे पहले आपने देखा होगा भारत में हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था, यानी मेक इन इंडिया का। और जैसे अभी मैंने इक्विटी बताया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये लड़का लंबा है, ये लड़का थोड़ा सा लंबा है, ये लड़का
एकदम छोटा सा है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज इनको नहीं मिले, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 2 मिला। तो इक्विटी का मतलब होता है हम किसको कितनी मात्रा में रिसोर्सेज दे ताकि इनकी इक्विटी क्या हो, बराबर हो सके, यानी रिसोर्सेज इक्वली क्या हो सके, एलोकेट हो सके। तो ये चीज तो आपको मैंने ही समझा दिया था। वहीं ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट्स ऑफ द गुड्स। हम इस तरीके से गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे अपने देश में ताकि बड़े लेवल पे यानी लार्जर लेवल पे स्टॉक का जो प्रोडक्शन है वो हो सके। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। वहीं अगर हम बात करते हैं लार्जर स्टॉक जो प्रोडक्शन है, जैसे यहाँ पे जो है लेस फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट था, तो हम यहाँ ज्यादा फैक्ट्री लगाने की बात की है, क्योंकि जब फैक्ट्री ज्यादा होंगी तो प्रोडक्शन की संख्या भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके से कदम उठाए, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा जो चैलेंज था, मैंने हमेशा की तरह बताया, क्योंकि यहाँ भारत में कौन सेक्टर काम कर रहा था, पब्लिक सेक्टर काम कर रहा था। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर काम करने का बेसिकली मोटिव भी क्या था ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन इसके अलावा बात करते हैं, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, क्योंकि 1934 में हमारे देश में आरबीआई बना था और 1935 से ये काम करना शुरू किया। लेकिन उस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि सरकार के पास अमाउंट आए कहां से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस समय क्या हुआ, लेस बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था, तो प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए बहुत सारे बैंकों को बनाना शुरू किया गया कि हम लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोगों के सामने खरीदने की चीजें मौजूद होंगी। जब लोगों को खरीदने का मौका मिलेगा तो मार्केट में पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे वन मशीन प्रोडक्ट 1 पीस करती है, वहीं पे एक मशीन प्रोडक्ट 2 पीस करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफिशिएंसी को बढ़ाने की बात की गई थी, यानी पहले अगर कोई व्यक्ति एक जगह पे एक शर्ट बनाता था, अब उसकी इफिशिएंसी को हम 2 लोगों के बीच में बना रहे, यानी एक ही व्यक्ति की इफिशिएंसी को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी हम यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है इंक्रीज करने की, जब भी किसी भी देश में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इसका मतलब वहां के देश की जीडीपी क्या हो रही है, मतलब बढ़ रही है। और जब जीडीपी बढ़ती है तो ये गुड इंडिकेटर माना जाता है किसी भी देश का, क्योंकि जीडीपी जो होती है वो बेस बनाती है, जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतना ही अच्छा देश की माना जाता है ग्रोथ होगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने 4 पिलर पे बात किया, ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया, इक्विटी हो गया। तो वहीं अगर हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में, ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया, जीडीपी पे योगदान होगा, एफिशिएंसी हम बढ़ाएंगे। वहीं मॉडर्नाइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नीडेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हम लोगों की लिविंग, पहले जो घर होते थे आप देखिए कच्चे मकान होते थे, मिट्टी के मकान होते थे, लेकिन आज की डेट में जो मकान है वो पक्के मकान बन रहे हैं। पहले लोग क्या होते हैं, लड़िया बैल से चलते थे, आज की डेट में लोग क्या हो रहे हैं, कार से चल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे अडॉप्ट किया गया न्यू टेक्नोलॉजी को, वहीं पे इनके सोशल आउटलुक को भी क्या किया, चेंज किया गया, यानी मॉडर्नाइजेशन आल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज इज सोशल आउटलुक। ठीक है, यानी कि हर एक, जैसे आज पहले क्या होता, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे, उनके अधिकारों के बारे में बात की गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सेल्फ रिलायंस यानी कि जो तीसरा मेन पिलर है, लेकिन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। आत्मनिर्भर का सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट होंगे वो कैसे होंगे, मेक इन इंडिया के ऊपर बेस होंगे। ठीक है, मेक इन इंडिया, अगर भारत का प्रोडक्ट भारत में ही बनेगा तो उस कंडीशन में भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, तो हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अंडर इंडियन कंडीशन मींस ओवरकमिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंट, द 5-year प्लान स्ट्रेस ऑन यूज ऑफ ओन रिसोर्सेज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्रीज। देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या है, जब हम अपने देश में ही संसाधनों का उपयोग करेंगे और अपने देश में ही पैसा रहेगा तो हम इससे क्या होंगे, मल्टीपल टाइम अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब मल्टीपल टाइम प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी हमको आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई। ठीक, जैसे यहाँ पे रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, ज्यादातर जो विदेशों से आने वाला, जैसे आज की डेट में आप आईफोन देखो, अगर हर व्यक्ति आईफोन खरीदने के चक्कर में पड़ेगा तो भारत का जो पैसा है वो विदेशों में जाने लगेगा। जब विदेशों में जाने लगेगा तो भारत की जो इफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं हम दूसरे के ऊपर क्या हो गए, निर्भर हो गए। मेरी बात समझ में आ गई। तो भारत में ये बोला गया टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो भारत में सेल्फ मेड होने चाहिए। ये बात आपको यहाँ पे सेल्फ मेड का स्ट्रक्चर देखिए दिखाया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं इक्विटी का, जो कॉन्सेप्ट मैंने लिया था, aim to ensure that every Indian should be able to meet his or her basic needs, यानी हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। और रोटी कपड़ा मकान के लिए इसलिए मैं बार बार ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे तीनों फिगर को आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सरकार क्या करती है, देखती है किसको ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज की नीड है। जैसे आज आप देखिए जनरल
ओबीसी और एससी एसटी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो जो ज्यादा पिछड़े हैं सरकार ने उनके लिए क्या स्टार्ट कर दिया, रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई ना। और रिजर्वेशन की जो इफिशिएंसी है उसी की बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में रिसोर्सेज की जरूरत है। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसे कि मैंने आपको 4 पिलर को, यानी कि जो 5 ईयर प्लान है वो बेसिकली 4 बेस जो है उसका 4 है। यानी कि क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले आपको अगर ध्यान रखना है तो क्या आता है, गेस करिए जल्दी से, ग्रोथ। दूसरे नंबर पे क्या आता है, मॉडर्नाइजेशन। तीसरे नंबर पे क्या बताया मैंने, सेल्फ रिलायंस। और चौथे नंबर पे क्या बताया, इक्विटी। ये 4 बेस बनाता है जिसके बेस पे अब हम 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। जो 5 ईयर प्लान है वो इन्हीं 4 को बेस बना के किया गया। जैसे कि मैंने बताया भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स। यानी ज्यादातर भारत की जो इकोनॉमी है, यानी कि अप्रोक्स 65% कह सकते हो। इसलिए जो भारत का पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो एग्रीकल्चर को ही बेस बनाते हुए आया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे जो पॉलिसी ली गई है, यानी एग्रीकल्चर को ग्रोथ करने की बात की गई। सबसे पहला भारत का जो संविधान बना था, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में जमीनें जो थी, बड़े बड़े जो साहूकार महाजन होते थे उनके पास जमीनें ज्यादा होती थी। तो सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लेके आई जिसको बोला गया लैंड रिफॉर्म, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। यानी लैंड को यहाँ पे क्या किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन प्रोवाइड की गई। साथ ही साथ भारत ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया। ये बात अलग है, इसका जो दौर था वो 1960s में आया, यानी कि है ना बहुत देर बाद आया। तो जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान था वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत थी उसको बहुत ज्यादा बेस बनाया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी रिफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। डिफिनेशन में लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लैंड होल्डिंग यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। लैंड रिफॉर्म वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर, यानी कि हर व्यक्ति के पास जमीन होगी, हर व्यक्ति खेती करेगा, और जब खेती करेगा यानी उसका इनपुट वहां पे लगेगा और रिजल्ट यानी आउटपुट जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे बाहर निकल के आएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं जो बीच में दलाल होते हैं जिनको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं, यानी कि है ना जो मतलब एक तरीके से पहले साहूकार होते थे, साहूकार किसानों से जबरन काम कराते थे और उनको बहुत कम बेनिफिट मिलता। तो सरकार ने कहा एक काम करिए, जब लैंड को आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बीच में जो दलाल होंगे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और जो फार्मर होंगे उनको सीधे फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एबॉलिश द इंटरमीडियरीज, यानी इनको हटाया गया और बीच में जितने भी लोग थे उन सबको रोकने के बाद सीधा जो बेनिफिट था, अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जैसे किंग बैठा हुआ है, किंग क्या कर रहा है, अपने है ना ये जो मनी लैंडर इनके थ्रू काम करवाता था, बेचारे यहाँ पे जबरन काम करते थे, जिससे इनको जो बेनिफिट मिलता था यानी जो प्रॉफिट होता था उसका परसेंटेज बहुत कम होता था। सरकार ने इसीलिए लैंड रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसके वजह से ये बताया गया कि जितने भी बीच में ये जो मिडिल मैन है इन सबको आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए और इसका डायरेक्ट बेनिफिट इन लोगों को दीजिए जो सच में डिजर्व करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद समय बदला और लैंड सीलिंग आया। देखिए लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि किसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन पहुंचाना, लेकिन जिसके पास जमीन ज्यादा है उसके पास एक जरूरत से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, यानी उसकी जमीन की मतलब क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया गया और उसके लिए कॉन्सेप्ट आया लैंड सीलिंग, यानी फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड, यानी लैंड की वैल्यूज को फिक्स कर दिया गया कि एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन होनी चाहिए। और इसके लिए एक इंडिविजुअल जो था उसको स्पेसिफाइड लिमिट को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पर्सन को अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट, आपने देखिए जब भी हम जमीन खरीदते हैं तो कहते हैं ना जमीन का बैनामा करा लीजिए, दाखिल खारिज करा लीजिए, यानी एक व्यक्ति के पास कितनी मात्रा में जमीन होनी चाहिए उसका पूरा ब्यौरा सरकार के हाथ में आया और सरकार ने देखा कि एक व्यक्ति कितनी मात्रा में जमीन मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, दैट इज नोन एज लैंड सीलिंग। समय बदला, दौर बदला और यहाँ पे एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बताया 1960s का जो दौर था जिससे हम लोग एग्रीकल्चर का मतलब बेस बनाते हैं और एग्रीकल्चर के बेस पे HYV सीड्स आई। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी का मतलब है जहां पे प्रोडक्शन मान के चलिए 1 टन होता था, अब प्रोडक्शन कितना होने लगा, 10 टन होने लगा, यानी हमने क्या किया, एफिशिएंसी बढ़ा दी जो बीज इस्तेमाल किए जाते थे। यानी HYV सीड्स जो था वो एग्रीकल्चर में क्या किया, बहुत ही इनक्रेडिबल हाइट पर पहुंचा दिया, यानी कि बहुत ऊंचाइयों पे इसको
पहुंचा दिया। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या इंपैक्ट पड़े। जैसे मार्केट में सरप्लस आने लगा, यानी कि आपको पता होगा 1967 का दौर था जो एक्चुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो उस समय क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी और उन्होंने इस समय है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, यानी कि एक व्यक्ति एक बार खाना खाएगा और एक शाम को एक बार खाना नहीं खाएगा। इससे जो गरीब दुखिया लोग थे उनको भी भोजन पहुंच सकता था। तो इस बेस पे काम किया और भारत में जितना प्रोडक्शन हो रहा था उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया गया, यानी सरप्लस। अब भारत क्या हो गया, एग्रीकल्चर पर आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर का मतलब आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि वो दूसरे पर निर्भर नहीं था। मेरी बात समझ में आ गई। अब सरकार के पास जब सरप्लस अनाज यानी कि एक्सेस मात्रा में ग्रेन बचने लगा, तो वो क्या करने लगा, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि अब वो आत्मनिर्भर बनने का केस शुरू हुआ। इससे फायदा क्या हुआ, सरकार के पास एग्रीकल्चर जब ज्यादा हुआ तो सरकार ने स्टॉक बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ देखिए, जिसे कहते हैं गोदाम, यानी एफसीआई गोदाम की शुरुआत हुई और जो एक्सेस फूड था वो बेचारे गरीब लोग जिनको भोजन नहीं मिल पाता था उनको सरकार प्रोवाइड करना शुरू कर दी और साथ ही साथ विदेशों में बेचना भी शुरू कर दिया। समय बदला, दूर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं चीजें बदली और रिस्क इन्वॉल्व अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन। हुआ क्या, जब है ना हम प्रोडक्शन तो बहुत अधिक मात्रा में करने लगे, लेकिन यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। सरकार ने इसके लिए भी प्रावधान लेके आई कि रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इक्वालिटी, देयर वाज अ रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट रिक्वायर्ड अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर। अब हुआ क्या, एक गरीब किसान था और एक अमीर किसान था, रिच एंड पुअर। सरकार ने कहा एक काम करिए, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि खाद और ये सब, इन लोगों को हम अलग से एजुकेशन देंगे कि कैसे हम इन अपने अनाजों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं और किस तरीके से आप कितनी मात्रा में कौन सा पेस्टिसाइड्स यानी फर्टिलाइजर्स यूज करोगे जिससे आपका जो मतलब प्रोडक्शन है वो लगातार बड़ा बना रहे। इसी में क्या हुआ, सरकार ने कुछ फेवरेबल मतलब कॉन्सेप्ट अपनाए लोगों को लोन प्रोवाइड कराने, क्योंकि जो गरीब किसान थे बेचारे उनके पास पैसे का हमेशा अभाव रहता था, यानी कि वो पैसा कैसे लेके आए, तो उनके सामने रिस्क होता था। तो सरकार ने उनको क्या प्रोवाइड किया, लोन प्रोवाइड किया। और किस तरीके लोन प्रोवाइड किया, लो इंटरेस्ट रेट पे। लो इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब ये होता है कि बहुत कम ब्याज दर पर उनको पैसा उपलब्ध कराया। जब पैसा उपलब्ध कराया तो उनकी जो फसल थी यानी कि जो उनका एग्रीकल्चर था वो सेफ हो गया। और जब उन्होंने एग्रीकल्चर को सेफ हो गया तो उन्होंने, सरकार ने एक चीज और बताया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम आपको देंगे, यानी आपका अनाज हम खुद ही खरीद लेंगे जिससे आप अपने लोन का पेमेंट भी आसानी से कर सकते हो। मेरी बात समझे, बाय नीडेड इनपुट एज वेल एज रिच फार्मर। आई होप सो टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हुआ क्या, सरकार ने, जैसे भी मैंने बताया, सरकार लगातार इस पर काम तो कर ही रही थी, सरकार ने सब्सिडी देना भी शुरू किया। सब्सिडी का मतलब होता है आप जो भी अनाज का प्रोडक्शन करोगे इसको जब मार्केट में आप बेचोगे तो आपको सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि अगर आप 12 रुपए का अनाज खरीद रहे हो तो वो आपको 8 रुपए का मिलेगा, यानी 4 रुपए सरकार अपने पास से देगी, जिसे हम क्या कहेंगे, सब्सिडी कहा जाएगा। तो फार्मिंग इन इंडिया कंट्री वी आर रिस्की बिजनेस, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर आर वेरी पुअर। ज्यादातर लोग गरीब हुआ करते थे और ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे कि हम किस तरीके करें। ठीक, तो सरकार ने कहा हम आपको सब्सिडी देंगे जिससे आप आसानी से अनाज खरीद सकते हो और एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी। और इससे जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप था वो पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया सब्सिडी के थ्रू। समय बदला, दौर बदला, इकोनॉमिस्ट जो थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा फ्री में बांटोगे तो इससे इकोनॉमी हमारी फिर से क्या होगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो इट बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड प्रॉस्परस फॉर्मर नॉट द टारगेट ग्रुप, इट इज ए ह्यूज बर्डन। अब सरकार जब लगातार किसी को पैसा बांटेगी तो सरकार पैसा लाएगी कहां से, सरकार के ऊपर भी एक बर्डन पड़ जाएगा। तो सरकार क्या करती थी, विदेशों से पैसा लोन लेती थी ताकि वो आसानी से अपने जो फार्मर हैं उनको लोन प्रोवाइड कर जाए। देखिए, अब सरकार जो प्लान बनाई, 5 ईयर प्लान बनाई, जो कि प्लानिंग कमीशन जिसका हेड था, हर 5 साल में गोल सेट किए जा रहे थे, इस पर सरकार ने लगातार काम भी किया। और जब लगातार सरकार काम करते गई, चीजें अपने आप क्या होती गई, बदलती गई। जैसे मैंने बताया, जो पहला 5 ईयर प्लान था एग्रीकल्चर का था, जिसमें लैंड रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट लेके आए, और ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बाद में आया, 1960s का दौर था। भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, किस पर, फूड को लेके। और उस पर जो लैंड रिफॉर्म थे, बीच में जो जमींदारी थी यानी कि जो बीच में दलाल लोग थे उनको खत्म किया। तो सरकार एक क्रिटिकल अप्रूवल जिसे कहा अप्रेजल देखने को मिलता था, बहुत बड़ा सरकार के सामने एक चैलेंज था कि किसको हम बेस बनाए।
समय बदला, भारत में सबसे पहले एग्रीकल्चर की कॉन्सेप्ट को क्या किया गया, पूरी तरीके से फिनिश किया गया, यानी जो जो इसमें बर्डन थे, जो जो रुकावटें आ रही थी उसको ध्यान दिया गया और सरकार कुछ हद तक इस पर सफल भी रही। समय बदला, सरकार ने दूसरा जो मेन पहलू था उस पर काम किया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। लेकिन जिस हद तक इसका हमको रिजल्ट मिलना चाहिए उतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं मिला था। तो जो 5 ईयर प्लान था स्ट्रेस अ लॉट ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड भारत जो सबसे ज्यादा फेमस था वो कॉटन के रूप में था। भारत कॉटन का बहुत बड़ा हब माना जाता था। जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे ज्यादा कॉटन को ही बेस बनाए थे, कॉटन और जूट को। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत की पहली जूट मिल इंडस्ट्री कहाँ लगी थी। इससे पहले आप लोग क्लास 10 में जो थे उस पर मैंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। और समय बदला वर मोस्टली डेवलप्ड इन इंडिया, हाउएवर देयर वाज अ स्ट्रांग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि आज समय बदल रहा है। इंडस्ट्रीज जो थी उनका मतलब एक तरीके से कह सकते हो, जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो तो उसमें एक वेस्ट मटेरियल आता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। और सरकार ने कहा ये जो बाई प्रोडक्ट है इसको भी आप फर्दर यूटिलाइज करिए ताकि हम प्रोडक्शन के लेवल को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा जो पब्लिक सेक्टर है हमारा वो इंडस्ट्री पे काम करना शुरू करेगा, यानी सरकारी गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। तो देयर वाज अ नीड फॉर लीडिंग अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जैसे सबसे पहले जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास किसकी कमी होती थी, पैसे की। दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर मतलब सेक्टर होता था डिड नॉट हैव अ कैपिटल, उनके पास पैसा नहीं होता था तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे ताकि हम बड़े लेवल पे उद्योग लगा सकें। तो सरकार ने कहा यार इसको हम कैसे करें, तो इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। जैसे लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, द इंडियन मार्केट वाज नॉट अ बिग इनफ टू इनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्री। सरकार 1960 में जो दौर चल रहा था, सरकार के पास देखिए ये देख रही थी जो पब्लिक सेक्टर है वो कहां तक इन्वेस्टमेंट करे, कहां कहां पैसा लगाए। वहीं प्राइवेट सेक्टर जो थे उनके पास फंड की कमी थी, वो पैसा कहां लगाए। तो सरकार ने ऑब्जेक्टिव क्या बनाया, सोशल वेलफेयर सच एज ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने कहा जितने भी स्टेट हैं, उस समय दौर जो था करीब 20 स्टेट का हुआ करता है, जैसे अभी करंट टाइम में आप 28 स्टेट देख रहे हो, तो उस समय स्टेट जो थे बड़े होते थे। तो सरकार ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करना यहाँ पे शुरू किए। और यहीं पे शुरुआत होती है प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करने की कि हम प्राइवेट सेक्टर को कुछ हाथ सौंपना शुरू करेंगे। लेकिन उस समय भी सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस था वो कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं हम इंडस्ट्रीज की कैटेगरी बना देते हैं। जैसे बेसिकली आज की डेट में इंडस्ट्री को देखा जाए महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। उस समय वहां पे कहा गया हम शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी 3 पार्ट में हम इंडस्ट्री को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि हम अकॉर्डिंग टू कैपिटल, जिससे कह सकते हैं ना पैसा किसके पास कितना है, उस पर बात कर रहे हैं। जैसे शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जिनके पास अच्छा खासा फंड अवेलेबल होगा। दिस कैटेगरी कंप्राइज द इंडस्ट्री व्हिच वुड बी एक्सक्लूसिव ओन्ड बाय द स्टेट, यानी स्टेट का मतलब यहां गवर्नमेंट से लिया जा रहा है कि सरकार आज की डेट में भी देखिए रेलवे सरकार के हाथ में, लेकिन जो फाइटर जेट हैं, ऑयल कंपनीज हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का रोल आ रहा था। लेकिन उस समय 1960s का जो दौर था उस समय ये काम किसके हाथ में था, पब्लिक सेक्टर यानी सरकार इस पर रोल निभा रही थी। वहीं अगर हम सेकेंडरी यानी शेड्यूल बी के बारे में बात करें, ये एक ऐसा सेक्टर था जहां पे 12 इंडस्ट्री ऐसी थी जो स्टेट ओन थी। स्टेट ओन का मतलब देखिए वहां पे पब्लिक सेक्टर के बारे में बात हो रही थी, यानी पब्लिक सेक्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही थी। और यहाँ पे स्टेट ओन यानी कि स्टेट एक्चुअल में स्टेट यानी राज्य सरकार के बारे में बात हो रही कि हम कैसे, जैसे भी मैंने बताया ना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पर फोकस किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फोकस कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट लोकल लेवल पे प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे थे कि हम लोकल लेवल पे प्रोडक्शन को किस तरीके से इनहेंस करें यानी इंक्रीज करें। वहीं शेड्यूल सी इन तरीके की कंपनी को फोकस किया गया जितनी भी इंडस्ट्री बच गई, जैसे शेड्यूल ए में जो आई, शेड्यूल बी में आई, और इसके अलावा जो बच गई उनको हम किस में डाल देंगे, शेड्यूल सी में डालेंगे। ठीक है, तो यहां पे आता था प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इसको किस तरीके से बूस्ट करेगा। तो हुआ क्या, जब प्राइवेट सेक्टर इसमें आया तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था इनके सामने लाइसेंस का था। बिजनेस तो आप कर रहे थे, बिजनेस अच्छा भी कर रहे थे, लेकिन इनको लाइसेंस की जो प्रोसेस थी ये बहुत क्रिटिकल हुआ करती थी। लाइसेंस की प्रोसेस क्या कहते थे, क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ कि अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड, यानी इनको क्या करना था, एक
एक्ट होता था 1951 का, जिसमें यह बताया जाता था कि सरकार इनको लाइसेंस देगी कि आप बिजनेस करोगे या नहीं करोगे। मेरी बात समझ, अगर आप सरकार की नजर में सही हो तो आपको बिजनेस करने को मिलता था। तो सबसे पहले आप सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री आप बना रहे हो उसका पूरा एक रोड मैप बनाना पड़ता था। फिर आप एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, जो बिजनेस आप एक्सपेंड कर रहे हो इसका एक रोड मैप बनाना था। फिर डाइवर्सिटी, जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो इसका डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता था, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपका मार्केट में अच्छा है तभी आप प्रोडक्ट को मार्केट में हिट कर पाओगे। देखिए समय बदल रहा था, जज्बात बदल रहे थे, हालात बदल रहा था, चैलेंज बहुत था उस समय प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में जिक्र किया जाता है। सरकार क्या करती है कि एसेट्स को अब डिवाइड करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर मोर लेबर इंटेंसिव होती थी, यानी ज्यादातर लोग यहाँ पे मतलब फिजिकली वर्क करते थे, क्योंकि उस समय भारत के पास कैपिटल की कमी थी, मशीन हुआ नहीं करती थी, लोग फिजिकली काम करने शुरू किए। ठीक, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिग फर्म्स। अब जब छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो गए तो उनके पास देखिए पैसे का कमी आता था, उस वो चैलेंज कैसे फेस करे जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आना शुरू हुई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन नॉट कम्पीट विद बिग इंडस्ट्री फर्म, सो द गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन। तो इन्होंने कहा काम करिए, कुछ प्रोडक्शन हम ऐसे करेंगे जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में छोटे तबके के लोग करेंगे, और कुछ प्रोडक्शन हम ऐसे करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े सेक्टर के लोग करेंगे। तो यहाँ पे सरकार जो था ये मिसमैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था। इसी वजह से जो 1950 से लेके 1990 के बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत टफ पड़ता जा रहा था। सरकार समझ नहीं पा रही थी रियलिटी में हम करें क्या। फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें तो इंक्लूड ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता था, और यहाँ पे वाइटल सेक्टर पे इसको सेल्फ रिलायंट बनाया गया। कई सारी मतलब एक तरीके से स्ट्रेटजी बना रही थी कि हम कौन कौन से चीजों को इंपोर्ट करें, कौन कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट करें। इसको लेके सरकार के पास बहुत ज्यादा चैलेंज आए। तो सब इसमें क्या किया सरकार ने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बनाया, यानी कि हम जिन चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे भारत को एक तरीके से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के रूप में। तो सरकार क्या कर रही थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रिफर टू द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हम उसको भारत से बने हुए प्रोडक्शन से कंपीट करेंगे। तो इसके बेस में सरकार ने कहा हम पहले तो विदेशी मुद्रा यानी जो फॉरेन एक्सचेंज है इसको हम बचाएं, दूसरा हम उसको आत्मनिर्भर यानी अचीविंग द सेल्फ रिलायंस पे लेके फोकस करें। तो इसको क्या कहा गया, कोटा कहा गया। कोटा का मतलब हुआ कि विदेशों से हम एक लिमिट लगा देंगे कि इससे ज्यादा हम सामान नहीं परचेज कर सकते। उसकी एक रेंज फिक्स कर दी गई कि इससे ज्यादा सामान नहीं परचेज करोगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटास कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई। समय बदल रहा था और यहाँ पे जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे टैरिफ टैक्स, लेकिन जरूरत से ज्यादा सामान भी नहीं खरीद सकते थे। उसमें जो रोक लगी उसे क्या कहा गया, कोटास। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक, टेरिफ और कोटा में डिफरेंस कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। रिफर टू द टैक्स लीव्ड ऑन इंपोर्टेड, जैसा अभी मैंने बताया, जब विदेशों से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सपोज करिए आज आईफोन आप 20,000 का है, लेकिन इंडिया में जब आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो तो 1 लाख का मिलता है। तो ये जो बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं वो टैक्स को लेके आते हैं। मेरी बात समझ में आओ, और टैक्स को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, टेरिफ कहेंगे। लेकिन इनकी भी एक रेंज फिक्स कर दी जाती है कि हम इससे ज्यादा स्टॉक, यानी सपोज करिए कि हम भारत में 10K यानी 10,000 प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो इससे ज्यादा हम प्रोडक्ट नहीं ले सकते। मेरी बात समझ, उस कंडीशन में हम यहाँ एक शब्द लेके आते हैं कोटा, रिफर्स टू द नॉन टैरिफ बैरियर इम्पोज ऑन ए क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, भारत की इकोनॉमी जो थी 1950 से लेकर 1920 के बीच में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या हुआ, द प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 11.8% से सिर्फ 24.6% पहुंची। ठीक, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था बिकम वेरी डाइवर्सिफाइड। देखिए मतलब क्रिटिकल फेस का मतलब ये हुआ कि हमने पहले से तो ग्रोथ की, लेकिन जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिस हिसाब से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही थी, उसको लेके हम उतनी ऊंचाई पे, देखिए ओवरऑल तो हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा था कि लगातार पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ रहा था, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज भी आ रही थी, स्मॉल कैपिटल वाले अच्छा बिजनेस भी कर ले जा रहे थे, जो विदेशों से फॉरेन मतलब गुड्स आ रहे थे उनसे कॉम्पिटिशन भी हमारा क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किए। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज ये था कि 1950 का जो दौर था जब हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ हुआ करती थी, वहीं अगर हम 1990 के बारे में बात करें, अप्रोक्स मोटा मोटा 100 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या पहुंच रही थी। यानी 100 करोड़ पहुंची नहीं थी, लेकिन नियर अबाउट 100 करोड़ पहुंच रही थी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था कि हम इकोनॉमी को बचाएं कैसे।
इकोनॉमी को बचाने के लिए लगातार सरकार एफर्ट कर रही थी और इस एफर्ट के बेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे तो अभी एफर्ट बताऊंगा कैसे हुए। तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पे 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आते हैं, जहां पे एलपीजी आता है, जो कि पूरी तरीके से इकोनॉमी को क्या करता है, बदल देता है, जो कि हम अगले चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। एलपीजी रिफॉर्म है क्या? तो आपने देखा 1950 से लेके 1990 का जो दौर था बहुत धमाकेदार था। धमाकेदार इन द सेंस आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फेज था। सरकार ने लगातार स्ट्रगल किया, सरकार ने जो जो फेज देखे वो बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस थे। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, जो पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1948, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के हेड होते हैं, जो कि प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था और इसका कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से लिया गया था। भारत में पहली बार जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ वो 1951 से स्टार्ट हुआ और 1956 तक चला, जिसका मेन गोल क्या था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। ये ध्यान रखना है। इंडस्ट्रीज पे सरकार ने काम किया, यानी इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट और रेगुलेशन आया वो 1951 में आया। इसके अलावा कार्बे कमेटी आती है जो विलेज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करती है 1955 में। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका जो ड्यूरेशन था वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था 1956 में आया और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो 1966 में लॉन्च हुआ और 1965 में 1967 में इंप्लीमेंट हो गया था। उस समय हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिसेस इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ठीक है, और ये आपको बताना है कि इसका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके फादर कौन है। देखिए मैंने बार बार बताया, मेरा जो ऑफलाइन बैच है उसमें 10 से 15 दिन की मैं क्लास खींचता हूं और बहुत डिटेल एनालिसिस करता हूं एक एक 5 ईयर प्लान पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैंने इसको बहुत कम यानी कि लिमिटेड टाइम पे इसको बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन करा रहा हूं। तो लास्ट में आपको देखना है 1991 में जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उस पर क्या क्या चेंजेस हुए वो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म चलेगा। और लास्ट आपको ध्यान रखना है, भारत में प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। जो हमारे देश के ऑनरेबल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने 1 जनवरी 2015 को इसको चेंज किया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये नीति आयोग एक तरीके से कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी लिख के दिखाओ। ठीक है, अगर तुमने लेक्चर को अच्छे से समझा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल एनालिसिस हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। हम लोग ने फाइनली ये समझा 1950 से लेके 1990 के बीच में भारत ने क्या क्या संघर्ष किया, जो कि हमने आपको संघर्ष को बहुत विस्तार से समझाया। 4 मेन पिलर, उसके अलावा मैंने 3 5 ईयर प्लान पे चर्चा की। वैसे तो 5 ईयर प्लान, 2 5 ईयर प्लान के बीच के गैप भी कई बार पूछे जाते हैं, 3 बार ऐसा हुआ है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। 3 5 ईयर प्लान यानी 2 5 ईयर प्लान के बीच में जो गैप है वो कब कब आए। ठीक है, और इस पर अब मैं आप बताऊं एक क्वेश्चन आपका बोर्ड से रिलेटेड जरूर आएगा। ठीक है, फिलहाल आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।